हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आज मैं अखिल रॉय आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर लेकर आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस का आखिरी चैप्टर। और यहां पर आप लोगों को खुशी मनानी चाहिए क्योंकि आज हमारा कैलकुलस समाप्त हो रहा है भाई। क्यों, है ना मजे की बात। लेकिन उससे भी मजे की बात यह है कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर इतने सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में लेक्चर्स लिए, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स देखे, उनको सॉल्व करना सीखा, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाए। तो ये चीज कुछ काम भी आती है या फिर बस ऐसे ही हम लोग पढ़े जा रहे हैं। तो यस, ये हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या आप लोग जानते हैं गाड़ी या फिर आप लोगों के पास अगर कार वगैरह है तो क्या आप जानते हैं कि कार में एक डिफरेंशियल नाम की चीज होती है? क्या आप जानते हैं? तो वो डिफरेंशियल क्या होता है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि डिफरेंशियल क्या होता है और ये किस काम में आता है। एक्चुअली में अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये डिफरेंशियल जो टर्म है ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। और आज इसकी वजह से ही हम लोग इतनी बड़े बड़े मैकेनिकल टूल्स बना पा रहे हैं, गाड़ियां बना पा रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए जो भी आप चलता फिरता मैकेनिक्स देख पा रहे हैं वो डिफरेंशियल की वजह से ही चल पा रहा है। तो ये हुआ एक ड्रास्टिकल यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस का। लेकिन आज जो हम करेंगे वो कुछ बेसिक लेवल के हमारे एप्लीकेशंस होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कुछ इन टॉपिक्स के बारे में कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कहां कहां पर अप्लाई होते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर एक तरीके का हम लोग एप्लीकेशन देख पाते हैं। देन उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में देख पाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। हालांकि वी हैव सेवरल डिफरेंट फॉर्मूलाज टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो बेसिक फॉर्मूला होता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो आपने बचपन में स्कूल में जरूर पढ़ा ही होगा, है ना। साथ ही बेटा जियोमेट्रिकल एप्लीकेशंस भी हमारे पास होते हैं इसके। और एक सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ओए होए होए होए, थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ेंगे क्या? यस बेटा, थोड़ी सी फिजिक्स का भी टर्म हम लोग यहां पर देख पाते हैं कि एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। एंड देन उसके बाद हम लोग रेडियो एक्टिव डिके यानी सर थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे क्या? तो देखो भैया, मैथ्स हर जगह पाई जाती है, लेकिन हर जगह पाई जाती है। तो मैथ्स की यही खूबसूरती है कि पहले मैथ्स आया फिर बाकी आए, है ना। तो चीजें देखो मुश्किल, मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन आप अगर इस पे फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क के साथ डील करेंगे, तो आप लोगों को डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में आप लोगों को इसमें क्या करना है, कैसे करना है। मैं धीरे धीरे चीजें स्पीड अप करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को बेस बनाना है कि हाँ काम एक जैसा ही हो रहा होगा। एक्चुअली में ये सारी चीजें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगी। सो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ही फोकस कर रहे होंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बेसिस पे ही एक बार अगर हमारा फंक्शन जनरेट हो जाता है, फिर वो जो मर्जी पूछता है हम लोग उसको वो जवाब दे देते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे अपना एक ऐसे सवाल से जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर आता है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम लोग बात करें तो हमसे पहला सवाल यह पूछता है कि अ पॉपुलेशन ग्रोज एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर। यानी कि अगर मान लो पहले मान लीजिए हमारे पास 100 लोग थे, तो अगले साल वो 108 हो जाते हैं, क्योंकि 8% बढ़ जाता है। फिर अगले साल उसका भी 8% बढ़ जाएगा, अगले साल उसका भी 8% बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली यहां पर कंपाउंडिंग हो रही है ना। तो ये कह रहा है 8% पर ईयर कोई भी पॉपुलेशन जो है, किसी एक पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो बढ़ रही है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए वो पॉपुलेशन अपनी संख्या से डबल होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लेगा। तो अगर आप इसे कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आप लोगों को मेहनत लगेगी। वहीं पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करेंगे और देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं, लेट द इनिशियल पॉपुलेशन विल बी पी नॉट। लेट इनिशियल पॉपुलेशन बी पी नॉट।
हमने मान लिया कि जो पॉपुलेशन थी इनिशियली कितनी थी, जब हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो पी नॉट थी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि हमें जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो ये कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, यानी पॉपुलेशन का टाइम रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना। पॉपुलेशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज हो रहा है सर, जो भी पॉपुलेशन थी उसका 8% का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे कैंसल आउट करके बोल सकते हैं कि सर ये 2p अपॉन में 25 हो जाएगा 4 के टेबल में कैंसल आउट करने पर। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे सेपरेट कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, 25 और 2 को इधर रहने दीजिए, p को इसके नीचे ले आइए तो आपके पास dp अपॉन में p आ जाएगा, जबकि यहां पर 2 अपॉन में 25 टाइम्स ऑफ dt हो जाएगा। दोनों तरफ आप लोग इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप लोग जानते हैं ना ये कहां से आया है, हाँ सर, सेपरेशन फॉर्म, सेपरेबल फॉर्म से हम लोग ये कर पा रहे हैं। जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट हियर लॉगरिथम p। मैं मॉडुलस का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं लॉगरिथम में, बिकॉज पॉपुलेशन नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है सर, पॉपुलेशन नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम लोगों ने मॉडुलस का इस्तेमाल कर लिया कि लॉगरिथम p जो है दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c हो जाएगा, सो दिस विल बी 2/25 t प्लस c हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसने मुझे कहा कि मुझे बताइए सर कितना टाइम लगेगा कि ये पॉपुलेशन डबल हो जाए, ये पॉपुलेशन डबल हो जाए, तो सबसे पहला इनिशियल प्रॉब्लम हम लोगों ने ये मान लिया कि सर जब समय हमारे पास जीरो था, यानी समय जीरो कब था, जब समय जीरो का मतलब, टाइम जीरो का मतलब होता है जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था। एक टाइम होता है ना जहां से आप लोग अपने स्टॉप वॉच को शुरू करोगे, है ना, तो दैट टाइम इज जीरो। तो जब आपने टाइम को कैलकुलेट करना या फिर टाइम को मेजर करना शुरू किया था, तो उस वक्त को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मोमेंट इज कॉल्ड टाइम जीरो। सर जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था तब इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, पी नॉट थी। सो हम लोग यहां से एक इनिशियल वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहेंगे सर व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन टाइम वाज जीरो, उस वक्त मेरी पॉपुलेशन कितनी थी सर, पी नॉट थी, है ना। तो इस चीज को जब आप इसमें यूज करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यह हुआ कि p की वैल्यू हम लोग p नॉट रख देते हैं, एंड दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 0 अपॉन में 25 प्लस c आ जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट, इट इंप्लाइज दैट कि c बराबर आपके पास लॉगरिथम p नॉट आ जाएगा सर, ओके। सो दिस c की वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है कि दिस इज लॉगरिथम p नॉट, ओके सर, नो इश्यूज। तो यहां से अब मेरे पास ये जो एक जनरल इक्वेशन जैसी चीज आप लोग देख पा रहे थे, है ना, जनरल इक्वेशन वाली चीज, वो किस में बदल जाती है सर, वो पर्टिकुलर इक्वेशन बन सकती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन सकती है। तो मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन को लिखने की कोशिश करता हूं। आप कहेंगे सर लॉग p जो है वो किसके बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है 2t अपॉन में 25 प्लस लॉग p नॉट हो जाता है। अब ये p नॉट हमारा एक फिक्स्ड कांस्टेंट था, हाँ सर बिल्कुल। नाउ इट सेज कि बताइए सर पॉपुलेशन डबल कब हो जाएगी, तो ये कह रहा है कि सर हमें वो टाइम बताइए व्हेन टाइम हमें मालूम नहीं, और पॉपुलेशन कितनी हो गई है सर, जो भी इनिशियल पॉपुलेशन थी उसके 2 गुना हो गई है, वो ये चीज बोलना चाहता है, ओके। यानी हमें टाइम बताना है सर, हमने अपना पूरा जनरल सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बदल लिया। अब सवाल पूछो, जो सवाल पूछोगे उसका जवाब तुरंत मिलेगा। तो हमने कहा कि सर p की जगह पे 2p नॉट रख देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा सर, यहां बन जाएगा हमारे पास लॉगरिथम 2p नॉट बन जाएगा। दूसरी साइड हमारे पास 2 इंटू टी अपॉन में 25 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, और यहां पर प्लस लॉगरिथम p नॉट चल रहा है। तो सर जब आप log p नॉट को इस तरफ लेकर आओगे तो log 2p नॉट माइनस log p नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉगरिथम 2p नॉट अपॉन में p नॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा। इन दैट केस आप कहेंगे कि सर ये 2t अपॉन में 25 चल रहा है, सो एक्चुअली में p नॉट से p नॉट कैंसिल हो जाएगा, और आप कहेंगे सर टाइम जो होगा वो 25 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। इतना साल लगेगा मेरे को, क्योंकि पर ईयर था, तो इसका मतलब इतने साल में क्या हो जाएगा दोस्त,
हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब बात आती है कि लॉगरिथम 2 की वैल्यू अगर आप यूज करते हैं लॉगरिथम टेबल को देखकर, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो आप उस वैल्यू को यूज करके एक स्पेसिफिक आंसर निकाल सकते हैं, और अगर वो नहीं दिया है, लॉग टेबल आप लोगों को यूज कर रहा मना होता है, तो इन दैट केस आपका आंसर यही रहेगा, आप इससे आगे आंसर नहीं निकालेंगे। हैं जी, बढ़िया था, सवाल समझ में आया। क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप लोगों को फॉलो करना है, और एक बार लैंग्वेज क्लियर होगा तो आप बड़े ही आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। देखिए सवाल, देखिए लंबा लग रहा है सर सवाल। It says it is given that the rate at which some bacteria multiply is proportional to instantaneous number present. अच्छा, what हम कह रहे हैं कि सर इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट का मतलब किसी मोमेंट पे, किसी मोमेंट में मान लो एक पल होता है। मोमेंट का मतलब क्या होता है? पल। किसी एक पल में आप देख रहे हो कि अच्छा 2 करोड़ बैक्टीरिया है, अगले ही पल देखते हो अच्छा 2 करोड़ 1,000 बैक्टीरिया है, अगले ही पल देखते हो अच्छा 2 करोड़ 10,000 बैक्टीरिया है। तो ये पल पल बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है कि सर मान लीजिए हम लोग कहते हैं लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी, लेट द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बी पी नॉट। ये कब होता है सर? ये जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था तो ये टी बराबर 0 पर हो गया है ना, ये उस वक्त की बात हो रही है। इसके बाद वो हमसे स्टेटमेंट वाइज क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वाइज ये कह रहा है कि जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, सम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इज प्रोपोर्शनल। अब बैक्टीरिया जो हो रहा है बेटा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। यहां पर मल्टीप्लाई का मतलब एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है दे आर इंक्रीजिंग, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो हमने कहा सर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन जो है बैक्टीरिया की वो चेंज हो रही है, और दैट इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट। यानी पॉपुलेशन कितनी प्रेजेंट है उस वक्त? पी। बेटा इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट थी, लेकिन अगले ही पल चेंज हो गई होगी, अगले पल फिर से चेंज हो गई होगी, अगले पल फिर से चेंज हो गई होगी। तो मान लीजिए आपने 3 सेकंड बाद देखा, तो 3 सेकंड बाद आपकी पॉपुलेशन उस हिसाब से बढ़ रही होगी ना। 4th सेकंड में जो पॉपुलेशन उस वक्त होगी उसके हिसाब से बढ़ रही होगी। तो यहां पे पी नॉट नहीं रखना है, यहां पर यह कहना है कि सर जितनी पॉपुलेशन उस वक्त मौजूद होगी उसके हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन दैट केस हम कहेंगे सर अगर मैं कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसे हटाऊंगा तो सर डीपी बाई डी जो होगा वो मेरे पास के पी आ जाएगा, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये भी लिख देता हूं, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना दोस्त? ठीक है सर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके जी, इन दैट केस अगर मैं इसे सेपरेट करता हूं तो मेरे पास dp अपॉन में p आ जाएगा, और यहां पे k के साथ dt पहुंच जाएगा। दोनों तरफ हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉगरिदम p, और ये बन जाएगा हमारे पास kt प्लस c बन जाएगा। सो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी अभी बनाई है। ठीक है सर, अब इसमें इनिशियल वैल्यू का यूज अगर मैं करूंगा तो इनिशियल वैल्यू क्या कहता है कि सर व्हेन टाइम इज 0, जब टाइम 0 था तब मेरा इनिशियल पॉपुलेशन कितना था सर? पी नॉट के बराबर था। कितना था? पी नॉट के बराबर था। तो मैं यहां पर वैल्यूज रखूंगा और इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये बन जाएगा लॉगरिदम पी नॉट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 0 प्लस सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास लॉगरिदम पी नॉट। तो हमारा जो कांस्टेंट था, जनरल कांस्टेंट था, आर्बिट्री कांस्टेंट था, वो चेंज होकर log p नॉट में बन गया। इन दैट केस आप कहेंगे सर हमारा जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी लॉगरिदम p बराबर kt प्लस लॉगरिदम p नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस केस। ओके सर, अब आपको यह बोला जा रहा है कि आगे क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट डबल इटसेल्फ इन 2 आवर्स। अच्छा, अगली आपको इनिशियल वैल्यू दी जा रही है कि जब सर टाइम जो था वो 2 घंटे गुजर चुके थे,
तो मेरी जो पॉपुलेशन थी वो इनिशियल पॉपुलेशन से 2 गुना हो चुकी थी। जब टाइम 2 घंटे गुजर गए थे तो इनिशियल पॉपुलेशन से 2 गुना हो चुके थे। ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट डबल्स इन 2 आवर्स, डबल हो जाते हैं। ओके सर, तो इस इनिशियल वैल्यू को यूज करिए। यहां पर आप कहेंगे सर यहां पर आ जाएगा लॉगरिदम 2p0, है ना, इज इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा 2k आ जाएगा, t की वैल्यू k रख दी मैंने, और यहां पर प्लस में log p0 आ जाएगा। तो आप इस log p0 को इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्त, कुछ ऐसा दिखेगा। log 2p0 माइनस log p0 करेंगे तो log 2p0 अपॉन में p0 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k चल रहा है। सो यहां से मुझे k की वैल्यू क्या मिल जाती है, हाफ ऑफ log 2 मिल जाती है। बोलो हाँ या ना। सर हमें दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट भी मिल जाता है, दैट इज k की वैल्यू भी हमें मिल जाती है। तो अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर हो जाता है। अभी इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे ना सर, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट से हमारे पास दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट से हम लोग ढूंढ लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास log p बराबर k की वैल्यू कितनी है सर, हाफ ऑफ log 2। यहां पर इसका मल्टीप्लीकेशन t के साथ हो रहा होगा, तो मैं इसको ब्रैकेट्स में रख देता हूं ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। दिस इज 1/2 log 2 t प्लस c कितना था सर, c की जगह पे log p0 था। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स इट विल बी 5 टाइम्स। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर हमें बताइए टाइम कितना होगा जब हमारी पॉपुलेशन जो होगी वो इनिशियल से 5 गुना हो जाएगी। ये सवाल वो पूछ रहा है आपसे। अरे सर ये तो आसान सवाल है, वैल्यू पुट करो आराम से निकालते हैं। बिल्कुल निकालो भाई, मैं कहां मना कर रहा हूं। आपने कहा सर यहां पर हम लोग रख देते हैं log 5 टाइम्स ऑफ p0 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ log 2, यहां पर t आ जाएगा और प्लस log p0 ऐसा करके कुछ दिख रहा होगा। सो इन दैट केस अगर log p0 को इधर लेकर आएंगे तो ये log 5 हमारे पास बचेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा क्यों लिख रहा हूं। तो यहां पर 1/2 टाइम्स ऑफ log 2 टाइम्स ऑफ t हमें मिल रहा है। तो सर t की वैल्यू क्या आ जाती है, t की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम 5 डिवाइडेड बाई लॉगरिदम 2 आ जाता है। यानी एक्चुअली में सर इतना समय लगने वाला है 5 गुना पॉपुलेशन होने में, इतना समय लगने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन आवर्स में चल रहा था तो आप भी यहां पर यूनिट क्या डालोगे कि सर इतने घंटे लगने वाले हैं 5 गुना पॉपुलेशन बदलने में। बढ़िया था सवाल, है ना। तो ये हो गया अपना पॉपुलेशन प्रॉब्लम के ऊपर एप्लीकेशन। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी मजा आएगा डेफिनेटली व्हेन यू मास्टर दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ करवाया, दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ करवाया। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा हो गया, 2 इनिशियल वैल्यूज दी गई और पहले वाले में एक ही इनिशियल वैल्यूज की कंडीशन में हम लोग चल पड़े थे, है ना। चलिए अब लगाते हैं इसके बाद अगला सवाल, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके ऊपर है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे बोलने का, मुंह को थोड़ा टेढ़ा करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग सवाल बहुत किए हैं सर, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में करने का कुछ अलग ही मजा आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, इट इज नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, है ना। जिस साल पर जो प्रिंसिपल आपका होगा उस पर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए लिए बैंक से और आपको 10% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो आप अगले साल बैंक को कितना रुपया लौटाएंगे, 110 रुपए। तो अगले साल अगर आपने वो पैसा नहीं लौटाया तो बैंक आपको बोलेगा अच्छा बेटे हमसे चालाकी करेगा, तो हम तुमके हो अब प्रिंसिपल 100 रुपए नहीं रखेंगे, तुमने तो पैसा लौटाया नहीं, तुमको 110 रुपया लौटाना था। तो बैंक बोलता है कि भैया अब हम आपको 110 रुपए पे इंटरेस्ट लगाएंगे। तो जो प्रिंसिपल अब आपका बन गया है दैट इज 110। तो एवरी ईयर आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहता है अगर आप पैसा नहीं लौटा रहे हैं तो, इन दैट केस, है ना। तो यहां कह रहा है कि सर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है और जो भी प्रिंसिपल है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। ठीक है सर,
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द 100 रुपीज डबल इट सेल्फ? बेटा देखो, इनिशियल अमाउंट दोनों क्वेश्चन में आपका 100 रुपए है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको सबसे पहले मेंशन कर देता हूं कि इनिशियल अमाउंट इज 100। तो क्या मैं एक फ्रेश पेज ले लूं, क्योंकि यहां तो सॉल्व होने जरा ये क्वेश्चन है जी, लग भी रहा सर। चलिए, हमने कहा लेट द इनिशियल अमाउंट बी, लेट तो करना ही नहीं है। इनिशियल अमाउंट क्या है हमारे पास? इनिशियल अमाउंट है हमारे पास ₹100। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, यानी द प्रिंसिपल इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए R% हम लोग लगा रहे हैं। मैं अभी 5% इसका यूज नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां बी वाले पार्ट में एक अलग इंटरेस्ट है और ए वाले पार्ट में आपको इंटरेस्ट ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। तो वी आर नॉट सपोज टू हियर पुट द वैल्यू ऑफ रेट इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन। पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर उसके बाद जहां पे वो आर की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा वहां से निकाल लेंगे, जहां पर आर की वैल्यू रखने के लिए बोलेगा वहां रख देंगे। बात समझ में आ गई? तो अभी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या ले लेता हूं बेटा, R% ले लेता हूं कि ये R% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, और जो भी प्रिंसिपल था उसके ऊपर R% का इंटरेस्ट वो ले रहा है, इस पे प्रिंसिपल का चेंज मुझे मिल रहा है। तो सेपरेट करूंगा तो बेटा ये डीपी अपॉन में पी हो जाएगा, और ये R अपॉन में 100 इंटू बेटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो दिस विल बी लॉगरिदम p हो जाएगा हमारे पास, और प्रिंसिपल एक पैसा है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा RT अपॉन में 100 प्लस c हो जाएगा। सर इसमें हमारे पास एक क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c। तो मुझे एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, वो ये कि सर जब मैंने पैसे लिए थे उस वक्त हमारे पास समय कितना था? सर समय 0 था। ऑब्वियसली जिस दिन से लिया था वहां से आपका समय शुरू हो जाता है। तो जब मैंने पैसे लिए थे समय उस वक्त 0 था, और कितने रुपए लिए थे बेटा? मैंने 100 रुपए लिए थे, हैं जी, 100 रुपए लिए थे। तो ये वैल्यूज रख देता हूं, रख दीजिए सर, रख देते हैं। तो इन दैट केस आप कहेंगे कि सर लॉगरिदम के अंदर अगर मैंने 100 रख दिया तो यहां पे R मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 100 आ जाएगा, और ये प्लस c आ जाएगा। सो ऐसे में c की वैल्यू हमें मिल जाती है लॉगरिदम 100। तो हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे सर, इसका बनाएंगे हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं, चलिए। ओके, सो योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये c की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये बन जाएगा लॉगरिदम p बराबर RT अपॉन में 100 प्लस लॉगरिदम 100 आ जाएगा, है ना? लॉगरिदम 100 आ गया जी सर, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब उसने मेरे से क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में, देखो बेटा ये मेरा बन चुका है, ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन चुका है। वो मेरे से फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स द 100 रुपीज विल डबल इटसेल्फ। यानी कह रहा है कि सर अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% दिया जा रहा है ना, और वो मेरे से कह रहा है कि सर मुझे टाइम बताइए कितने टाइम में जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो 200 रुपए हो जाएगा। ये कहां लिखा है 200 रुपए? बेटा बोला ना 100 रुपए डबल हो जाएगा तो 200 रुपए हो जाएगा। हैं जी सर, ठीक है सर। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इनिशियल वैल्यू मानकर चलिए कि सर यहां हम लोग लॉग के अंदर क्या डाल देंगे, 200 रुपए डाल देंगे, इक्वल्स टू आर की वैल्यू बेटा 5% है तो ये 5 अपॉन में 100 टी हो जाएगा, और यहां पर प्लस लॉगरिदम 100 हमारे पास है। इस लॉगरिदम 100 को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास सिर्फ log 2 बचेगा, 200 अपॉन में 100, और यहां पर 5t अपॉन में 100 चल रहा है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा 1 अपॉन 20 या फिर t अपॉन में 20 करके लिख सकते हैं कैंसल आउट करने पर। तो हमारे पास t कितना आ जाएगा दोस्त, t आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम 2 आ जाएगा। क्या इसने मेरे को लॉगरिदम 2 की वैल्यू दी है? हाँ सर, इसने मुझे लॉगरिदम 2 की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 0.6931 दिया है। कितना दिया है दोस्त? 0.6931 दिया है। तो इसका मतलब हम लोग यूज कर लेंगे 0.6931 दिया है। बेटा टाइम कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और मिलाकर 1.3 आ जाएगा। एक्चुअली 20 से मल्टीप्लाई करना था, ओहो
तो इसको करेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ 0.6931 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 13 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 13.862 ईयर्स में 100 रुपए जो हैं वो 200 रुपए का प्रिंसिपल बना डालेगी। मजा आया सर, मजा आया। इतना एग्जैक्ट ईयर लगेगा जितने में हमारा 100 रुपए 200 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट केस क्या मांग रहा है? नेक्स्ट केस अगर आप लोग देखें तो ये कह रहा है इन दैट सिनेरियो, सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एट व्हाट इंटरेस्ट रेट बताइए जिसमें 100 रुपए जो है अपने आप को डबल कर लेगा 10 साल में। सवाल को ध्यान से समझिएगा बेटा। ये कह रहा है कि अगर मैंने 5% का इंटरेस्ट लगाया होता तो 13.8 साल 13.86 ईयर्स के अंदर ये 100 रुपए 200 रुपए में बदल जाते हैं। लेकिन अब सवाल वो ये कह रहा है कि सर नहीं 13 साल तो ज्यादा है, मुझे 10 साल में 100 रुपए को 200 रुपए बनाना है 10 साल में, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना चाहिए? तो हम लोग सेकंड पार्ट में आ जाते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि सर टाइम तो मेरे पास 10 साल फिक्स हो गया, मेरा जो पी है सर वो 200 रुपए फिक्स हो गया, मुझे ये नहीं पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना चाहिए। अच्छा ऐसे जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं। तो इसी इसी जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू को रख दीजिए। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा लॉगरिदम 200 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लोग t की वैल्यू 10 रख देंगे तो ये r इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और प्लस यहां पर लॉगरिदम 100 हमारे पास चल रहा है। इसको इधर लेकर आएंगे तो अगेन ये लॉगरिदम 2 हो जाएगा और यहां पर r अपॉन में 10 हो जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम 2 हो जाएगा। एंड यू विल से दैट कि सर ये 10 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम 2 यानी 0.6931 आ जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 06.931% आ जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हमारे पास ये आएगा और फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमारे पास ये आएगा। बोलो समझ में आया दोस्त? मजेदार सवाल है ना? तो इस तरीके के मजेदार सवाल करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए और मजा आएगा डेफिनेटली। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाउ दिस क्वेश्चन इज रेडियो एक्टिव डिके। क्या कह रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। कोई रेडियम क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव मटीरियल है। हाँ सर, रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो डिकम्पोजिशन के ही कॉन्सेप्ट से आता है। इसी पर हम लोगों ने हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, है ना? तो अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं कि सर मान लेते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या था? रेडियम था, कुछ अमाउंट ऑफ रेडियम था। तो लेटस से हमने कहा लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम हम लोग मान लेते हैं कि सर वो कितना था? A0 था। A0 यानी अमाउंट, है ना? इनिशियल अमाउंट। ठीक है सर। इन दैट केस ये हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर जो इट इज गिवन दैट रेडियम डिकम्पोज हो रहा है, यानी रेडियम की अमाउंट जो है वो चेंज हो रही है। तो अमाउंट जो है उसका चेंज कितना बताया जा रहा है? चेंज बताया जा रहा है सर P%। नहीं ठीक है, ये कुछ इतना कह रहा है, देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। जितना अमाउंट प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दैट केस हम कहेंगे सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये k टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, वेयर हम लोग ये बोलेंगे कि k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास, है ना? तो अब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा dA अपॉन में a हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? k dt हो जाएगा। दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन तो हमारे पास लॉगरिदम a जो है वो आ जाता है कितना? ये आ जाता है k t प्लस c आ जाता है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक तो k और एक तो c। ठीक है जी। तो हम लोग इनिशियल वैल्यूज का यूज करेंगे और क्या करेंगे?
इनिशियल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे सर जब हमारे पास t जीरो था, जब समय शुरू हुआ था, तब हमारा अमाउंट कितना था? इनिशियल अमाउंट ए नॉट था, है ना? ठीक है सर, इनिशियल अमाउंट ए नॉट था। इन दैट केस यू विल से दैट कि सर हमारे पास लॉगरिदम का ए नॉट जो होगा वो बराबर हो जाएगा k मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी हो जाएगा। तो ये c की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये हो गई लॉगरिदम ए नॉट हो गया। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोगों ने ढूंढ लिया। तो इससे हम लोग अपने जनरल सॉल्यूशन को थोड़ा कम जनरल बनाते हैं। तो लॉगरिदम a विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t प्लस लॉगरिदम ए नॉट हो जाएगा। ओके सर, ये हमारे पास बन गया। सर अभी भी k मिसिंग है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास है। तो इसके लिए वो एक और इनिशियल कंडीशन दे रहा है कि इफ p% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट रेडियम डिसअपियर्स इन l नंबर ऑफ ईयर्स। यहां गेम खेलना है, आपको दिमाग लगाना है। यहां डिसअपियर हो जाता है मतलब गायब हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिके हो जाता है, तो बचता कितना है? तो आप कहेंगे कि सर मान लीजिए हमारे पास जो भी अमाउंट था, ए नॉट अमाउंट था, ए नॉट अमाउंट था। हमने कहा सर ए नॉट अमाउंट का p% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा p अपॉन में 100 ए नॉट हो जाएगा। ये अमाउंट डिके हो गया तो बचा कितना सर? बचा हमारे पास ये वाला अमाउंट जिसे आप लिखेंगे कि ए नॉट कॉमन लेने पर 1 माइनस p अपॉन में 100। ये वाला अमाउंट आप लोगों के पास बचा होगा। तो बस यहीं से मैं आप लोगों से इनिशियल कंडीशन का यूज करवाऊंगा। मैं कहूंगा सर इनिशियल कंडीशन में ये कह रहा है कि व्हेन, जब समय बेटा l नंबर ऑफ ईयर्स गुजर चुके थे, तब हमारा अमाउंट कितना था? सर हमारा अमाउंट था ए नॉट मल्टीप्लाई 1 माइनस p अपॉन में 100। हैं जी, थोड़ा बेसिक वाली मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है तो ध्यान से लगाइएगा, गलती मत कीजिएगा। तो इतना अमाउंट हमारे पास बचा होगा, तो इनको यूज करते हैं सर। इसको यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा लॉगरिदम ए नॉट मल्टीप्लाई 1 माइनस p अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k मल्टीप्लाई l आ जाएगा प्लस यहां पर लॉगरिदम ए नॉट आ जाएगा। तो यहां से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कौन सी वैल्यू सर? हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं k की वैल्यू। सो लॉग ए नॉट इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा लॉग 1 माइनस p अपॉन में 100 बचेगा। ओके सर, और इधर से हमारे पास 1 अपॉन में l आ जाएगा, या फिर kl आप इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन में l, 1 अपॉन में l लॉगरिदम 1 माइनस p अपॉन में 100। तो ये लीजिए सर, हम लोगों ने दूसरे आर्बिट्री कांस्टेंट को भी ढूंढ लिया। अब दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गया है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें जनरल सॉल्यूशन था, इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, इन दोनों की वैल्यू को रखने के बाद मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड नाउ दिस जनरल सॉल्यूशन विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लॉग ए बराबर k की वैल्यू क्या है सर? k की वैल्यू 1 अपॉन में l है, लॉगरिदम 1 माइनस p अपॉन में 100 है, और इसके साथ t का मल्टीप्लीकेशन है, और प्लस लॉगरिदम ए नॉट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। अब सवाल पूछिए, क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन, कितना बचेगा आफ्टर 2l ईयर्स, आफ्टर 2l ईयर्स। यानी ये कह रहा है कि सर जब समय हमारे पास, जब समय 2l ईयर्स गुजर चुके होंगे, तब हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें बताया जाना है। जी सर। तो लेट अस से हम कहते हैं कि सर a की वैल्यू तो अपने को मालूम नहीं है, तो इन दैट केस ये क्या रहेगा सर? ये log a ही रहेगा, इज इक्वल्स टू सर t की वैल्यू 2l रख दूंगा, t की वैल्यू 2l रख दूंगा तो l से l कट जाएगा, हमारे पास ट्वाइस ऑफ लॉगरिदम 1 माइनस p अपॉन में 100 बचेगा। हाँ सर, और यहां पर प्लस में लॉगरिदम a नॉट चल रहा है। इस लॉगरिदम a नॉट को अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा? log a अपॉन में a नॉट बन जाएगा। लेट्स टेक अ फ्रेश पेज। तो ये बन जाएगा लॉगरिदम a बराबर ट्वाइस ऑफ लॉगरिदम 1 माइनस p अपॉन में 100 प्लस log a नॉट हमारे पास आ रहा है। इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा लॉगरिदम a अपॉन में a नॉट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ट्वाइस, इसकी पावर बना देंगे तो ये बन गया हमारे पास लॉगरिदम 1 माइनस p अपॉन में 100 की पावर 2 हो जाएगा।
सर दोनों साइड लॉग अगर हटा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन में a नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी अपॉन में 100 का होल स्क्वायर आ जाता है। आपसे बोला था व्हाट परसेंटेज ऑफ ए नॉट, यानी कि मुझे एक्चुअली में a अपॉन में a नॉट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली में 1 माइनस पी अपॉन में 100 का स्क्वायर का मुझे परसेंटेज ऐसे कैलकुलेशन करने को मिलेगा। सो ये देखो बेटा, ये 10 का स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर कंबाइन करोगे इसके तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस पी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये एक्चुअली में 10 माइनस पी अपॉन में 10 का होल स्क्वायर परसेंट हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त, इतना परसेंट हो जाता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, मुश्किल था लेकिन सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बोल लो तारा रारा, है ना, बात समझ में आई, बढ़िया जी। ओके, एक और रेडियो एक्टिव का सवाल चाहिए, सुनाई दे रहा है मेरे को, यहां तक सुनाई दे रहा है। सर एक और मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें काफी कुछ अननोन सा था, P% एल ईयर, सर P और L के साथ खेल करना था। तो अब एक वैल्यू लेते हैं बेटा जहां पर हमें चीजें मालूम होगी, सारी वैल्यूज हमें नोन वैल्यूज मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे P चिपका देगा, उसकी जगह पे L चिपका देगा टाइम की जगह पे, इस बार चीजें मालूम होंगी। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन कह रहा है कि अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट अ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। सेम वही क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट्स इन 16 ईयर्स। बेटा हाफ लाइफ आपको दे रखी है कि वो 1600 सालों में आधा हो जाता है, 50% गायब हो जाता है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 10 ईयर्स। 10 सालों में कितना परसेंट सब्सटेंस हमारा गायब हो गया होगा, ये हमें बताना है। तो हम कहते हैं लेट से इनिशियल अमाउंट बी, इनिशियल अमाउंट बी ए नॉट। हमने कहा सर ए नॉट अमाउंट हमारा इनिशियल अमाउंट हो जाता है। ये किस टाइम की बात हो रही है सर, जब हम लोगों ने समय को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, व्हेन टी बराबर 0 था, उस वक्त की बात हो रही है सर, ठीक है जी। इन दैट केस हमसे बोला जा रहा है कि सर जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है सर, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है। तो डीए बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट दैट टाइम, है ना। आप लोग हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जानते हैं, पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। तो इन दैट केस अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ऐड करता हूं यहां पर, तो डीए बाई डी टी विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है जी, सेपरेट कीजिए। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लॉगरिदम ए विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। सर दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, हा मजा आया, बिल्कुल आया सर। आगे चलो, मैं कहता हूं सर अब समय की बात करते हैं। जब समय हमारे पास 0 था उस वक्त हमारा अमाउंट कितना था सर, ए नॉट था, ठीक है। तो इन वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा लॉगरिदम ए नॉट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 0 प्लस सी हो जाएगा। तो सर सी की वैल्यू क्या आ गई, लॉगरिदम ए नॉट आ गया। तो मेरा पहला आर्बिट्री कांस्टेंट फिक्स हो गया, ठीक है, मेरा पहला आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाता है फिक्स्ड। अब हम लोग आगे चल सकते हैं सर। यहां से हमारा जो सॉल्यूशन होगा जनरल वाला, वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट को रखने के बाद बन जाएगा लॉगरिदम ए बराबर के टाइम्स ऑफ टी प्लस लॉगरिदम ए नॉट हो जाएगा, है ना सर। चलिए सेकंड इनिशियल कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इनिशियल कंडीशन आपसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सर जब 1600 साल गुजर गए होंगे, व्हेन टी बराबर 1600 साल गुजर गए होंगे, तब हमारा अमाउंट कितना हुआ बेटा, 50% गायब हो गया, तो 50% बचा होगा, यानी आधा बचा होगा, है ना, आधा बचा होगा जी सर। तो इन दैट केस हम लोग ये वाली वैल्यूज का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा लॉगरिदम ए नॉट अपॉन में 2 यहां पर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के की वैल्यू सर हमें मालूम नहीं, टी की वैल्यू 1600 बता रहा है, और प्लस ये लॉगरिदम ए नॉट हो जाएगा। जब मैं ए नॉट को इधर लाऊंगा तो ए नॉट से ए नॉट डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास लॉगरिदम 1/2 आएगा, और ये बन जाएगा 1600 के बन जाएगा।
तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, k की वैल्यू हो जाएगी माइनस के log 2, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम यूज किया, डिवाइडेड बाय 1600 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। जी सर, बात समझ में आ गई, हमें दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट भी यहां पर मिल जाता है। बढ़िया जी, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट भी हमें मिल गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, अब हम लोग इसको एक जनरल सॉल्यूशन में बदल देते हैं, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बदल देते हैं। नाउ दिस विल बी लॉगरिथम a इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस के log 2 अपॉन में 1600 टाइम्स ऑफ t प्लस लॉगरिथम a नॉट आ रहा है। ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया इसका। अब ये मेरे से कह रहा है कि मुझे बताइए कि सर 10 साल में कितना परसेंट अमाउंट हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हमें ये नहीं बताना है कि कितना बचेगा, हमें बताना है कितना डिक्रीमेंट हुआ है, कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, कितना कम हो गया है, डिकम्पोज हो गया है, वो बताना है। तो चलिए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मैं यहां पे लिख लेता हूं कि हमारे पास log a इज इक्वल्स टू माइनस के log 2 अपॉन में 1600 है और इसके साथ t मल्टीप्लाइड है प्लस लॉगरिथम a नॉट मल्टीप्लाइड है। जी सर, तो ये कह रहा है कि सर 10 साल के बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है कि when t बराबर 10 साल, उस वक्त हमारा अमाउंट कितना था सर, नहीं मालूम। जब अमाउंट पता चल जाएगा तो वहां से हम माइनस कर देंगे और बोलेंगे कि सर पहले a नॉट था, अब इतना बचा है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना कम हो गया वो पता लग जाएगा। ओए होए, मस्त टेक्निक है रे बाबा। ठीक है, तो इधर देखो, हमने कहा सर वैल्यू रख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा सर a की वैल्यू तो मालूम नहीं, log a बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस के log 2 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज 1600 इनटू में बेटा ये 10 हो जाएगा और प्लस log a नॉट आ जाएगा, ऐसा करके कुछ आएगा। तो log a नॉट को इधर लेकर आओगे तो बेटा यहां पर हमारे पास log a अपॉन में a नॉट आ जाएगा। ठीक है सर, नाउ दिस इज माइनस के log 2 अपॉन में 160 आ जाएगा। ठीक है सर, log को रेसिप्रोकेट करोगे यानी उसका इनवर्स फंक्शन ढूंढोगे तो हमारे पास a अपॉन में a नॉट आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस log 2 अपॉन में 160, ऐसा दिखेगा। अरे सर ये वैल्यू कहीं देखी लग रही है बेटा, उसने गिवन दे दिया e की पावर माइनस log 2 अपॉन में 160 की वैल्यू 0.9957 है गो। अच्छा ये बातचीत थी, तो हमने कहा कि सर a अपॉन में a नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0.9957 है गो। अच्छा, तो इसका मतलब सर a जो है वो मेरे पास 0.9957 टाइम्स ऑफ a नॉट हो जाता है, यानी जितना भी पहले था उसका 0.9957 हो जाता है। अब हमें निकालना है क्या कि सर कितना कम हो गया, है ना, डिक्रीमेंट इन अमाउंट, इसे आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन अमाउंट। तो आप कहेंगे सर पहले मेरे पास a नॉट था, अब मेरे पास कितना है सर 0.9957 a नॉट, इतना अमाउंट प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0043 a नॉट हो जाएगा। दिस इज द डिक्रीज इन अमाउंट। तो सर मुझे तो परसेंटेज इन डिक्रीज इन अमाउंट निकालना है, परसेंटेज इन डिक्रीज इन अमाउंट, कितना अमाउंट में कमी आई, कितना हमारा डिसइंटीग्रेट हो चुका, उसका परसेंटेज बताना है। तो हम कहेंगे सर 0.0043 a नॉट को एक्चुअल बेस वैल्यू a नॉट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो मेरे पास 0.43% मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त। दिस इज योर आंसर, है ना। a नॉट से a नॉट कैंसिल, 0.0043 को आप बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.43% हमारे पास आ जाएगा। बोलो तारारारा, हैं जी, बढ़िया जी सर, मजा आ रहा, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आना चाहिए, है ना। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन गाइस, ये रहा। अब आ जाते हैं सर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओ तेरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से सवाल आया है ना। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है सर वाटर एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स इन 10 मिनट्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है बेटा
वो 100 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है 10 मिनट में इन अ रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा खुद से सोचो, अगर रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये 10 मिनट में ठंडा हो रहा है। अगर रूम टेम्परेचर और कम होता, सर्दियों का टाइम होता जैसा अभी चल रहा है, तो इस हिसाब से क्या होता सर, इस हिसाब से और जल्दी ठंडा होता पानी। तो यहां पर रेट जो है सराउंडिंग रूम टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा है तो उस हिसाब से मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से आप कहेंगे कि सर टेम्परेचर जो पानी का चेंज होगा यानी dt बाई डी टी, ये बेटा बड़ा वाला टी टेम्परेचर, छोटा वाला टी टाइम है, बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर माइनस रूम टेम्परेचर। भाई रूम टेम्परेचर 25 का था, ये डिफरेंस ही तो देखना है। आप एक बार सोचो, पानी जब अपना 25 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा तो उसके बाद और ठंडा होगा क्या पानी? नहीं होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 है तो वो सेम टेम्परेचर पे सेट हो जाएंगे। बेटा टेम्परेचर फ्लो कहां से करता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है ना, है ना, फ्लो वहीं से होता है, हीट रेडिएशन वहीं से होती है। तो अब हम कहेंगे कि सर अगर हायर टेम्परेचर 100 था तो धीरे धीरे 25 डिग्री तक आएगा, 25 से नीचे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने T-25 तक ही इसे रखा। तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि सर dt बाई डी टी जो होगा ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सम कांस्टेंट ऑफ T-25, ऐसे करके होना चाहिए। सम कांस्टेंट वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ जाओ बेटा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसे डायरेक्टली समझ लीजिए, ठीक है। मैं k का इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है आप फिजिक्स में कोई और लेटर का इस्तेमाल करते हो तो कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। मैं इसे सेपरेट करूंगा तो आप कहेंगे सर dt के अपॉन में इस बार आ जाएगा T-25, अच्छा, और सर k के साथ आ जाएगा dt, और दोनों तरफ कर देंगे सर इंटीग्रेशन। अच्छा, देन हमारे पास क्या आएगा सर? हम कहेंगे कि सर इस सिचुएशन में ये बन जाएगा लॉगरिदम T-25। इस बार मैं मॉड लगाऊंगा क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि बेटा वो नेगेटिव जा सकता है, बट फिर भी नहीं जाएगा, हम लोग जानते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? KT प्लस सी हो जाएगा, है ना, KT प्लस सी हो जाएगा। फिर सर इनिशियल वैल्यू हमें मालूम है ना, जब समय हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था तब 100 डिग्री सेल्सियस था। हाँ सर, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा सर जब हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया था उस वक्त हमारा टेम्परेचर जो था वो सर 100 डिग्री सेल्सियस था, तो इस वाले को यूज करो। जी सर करते हैं, तो ये बन जाएगा लॉगरिदम 100 माइनस 25 यानी 75 डिग्रीज बन जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास KT यानी K मल्टीप्लाई 0 प्लस C आ जाएगा। तो सर ये C की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? log 75 आ गई। बढ़िया सर, बढ़िया जी बढ़िया, पहला आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गया हमें। नेक्स्ट स्टेज में कहेंगे सर इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तो log T-25 इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई T प्लस log 75 हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर एक दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम लोग कंडीशन का यूज करेंगे कि सर जब 10 मिनट गुजर गए थे तो मेरा टेम्परेचर सर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया था। हाँ, ये तो पढ़ना था, है ना, पढ़ लिया सर। फिर बोलो सर, जब हमने ये कहा कि इस वैल्यूज को यहां यूज किया तो हमने कहा कि ये देखिए ये रहा ना, इस पे अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है जी। तो T-25 यानी T की वैल्यू 80 रख देंगे तो 80 माइनस 25 55 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा लॉगरिदम 55 डिग्रीज इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा प्लस लॉगरिदम 75 डिग्रीज हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो आपके पास 10 के बराबर हो जाएगा लॉगरिदम 55 अपॉन में 75 हो जाएगा, है ना। सर K की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से सॉल्व कर लीजिए दोस्त। आप कहेंगे सर K की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 10 लॉगरिदम, बेटा 5 के टेबल में काटूंगा तो ये 11 बार कट जाएगा और ये 15 बार कट जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों के पास K की वैल्यू आने वाली है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बात समझ में आ जाती है सर। तो हमें अपना आखिरी आर्बिट्री कांस्टेंट भी मिल गया सर। तो इससे हम लोग क्या करेंगे सर, अपना फाइनल
पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना लेंगे एंड दैट इज लॉगरिदम t माइनस 25 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन में 10 लॉगरिदम 11 अपॉन में 15 टाइम्स ऑफ t प्लस लॉगरिदम 75 डिग्रीज हमारे पास आ रहा है ना? ठीक है सर। अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि सर टेम्परेचर बताइए 10 मिनट में अगर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है तो 20 मिनट में कितना ठंडा हो जाएगा। तो कुछ बच्चे बहुत तेज, जो सुपर कंप्यूटर्स भी तेज हैं, वो बोल रहे हैं कि सर अगर 10 मिनट में 20 डिग्री कम हुआ है तो 20 मिनट में 40 डिग्री कम हो जाएगा, है ना? हाँ बेटा, ये जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है ये डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है बेटा। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो हीट रेडिएटिंग की जो रेट है बेटा वो कम हो जाएगी धीरे धीरे जब टेम्परेचर डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये वाले पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पीछे कॉपी कर रहा हूं दोस्त। हमारे पास क्या दिया गया है सर, लॉगरिदम t माइनस 25 टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल्स टू, हमें बोला जा रहा है कि सर ये 1 अपॉन में 10 लॉगरिदम 11 अपॉन में 15 टाइम्स ऑफ t प्लस लॉगरिदम 75 हमारा बेस वैल्यू हो गया था। ठीक है सर, ओके। इन दैट केस हमसे कह रहा है कि सर हमें टाइम 20 मिनट दे दिया गया है, तो बताइए टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो जाएगा व्हेन हमारे पास टाइम 20 मिनट दे दिया गया है, टाइम 20 मिनट दे दिया गया है, तो हमें टेम्परेचर बताइए सर कितना होगा। वैल्यू रखो, आंसर निकालो। ओहो हो, है ना? तो हमने टेम्परेचर तो सर मालूम नहीं, तो ये तो t माइनस 25 ही रहेगा। ओके सर, इधर बेटा ये 1 अपॉन में 10 हो जाएगा, इधर लॉगरिदम 11 अपॉन में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, और प्लस लॉगरिदम 75 चल रहा है। तो बेटा ये 10 से 20 को काटोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉगरिदम t माइनस 25 अपॉन में बेटा 75 बन जाएगा, विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम 11 बाई 15 को हम लोग लिख सकते हैं 11 बाई 15 का होल स्क्वायर का लॉगरिदम, है ना? ठीक है सर, दोनों तरफ से लॉगरिदम हटा दूंगा तो t माइनस 25 विल बी इक्वल टू 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 125, इनटू में बेटा 75 कर दोगे तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय जाएगा, और इस समय को आप लोग मुझे निकाल कर दोगे कि हाँ इसकी वैल्यू जो आएगी कुछ ना कुछ तो आएगी। तो ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आपका आंसर जो जाएगा वो 121 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 75, इस वैल्यू में आप लोगों को क्या करना है बेटा 25 जोड़कर आंसर करना है। ये मत करना कि पहले 75 और 25 जोड़ दो, बोर्ड मास की अकल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, तो ये मेरे पास एक आंसर आएगा। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे करें, है ना? तो ये आपको कहां करना है सर, कमेंट सेक्शन में कैलकुलेशन कर लेना भाई। ठीक है गुरुजी, हम कर लेंगे, आपने होमवर्क दिया है हम कर लेंगे। ये था बेटा हमारा पहला सवाल, ये था हमारा पहला सवाल जो उसने पूछा था। सर उसने दूसरा सवाल भी पूछा है क्या? यही तो पढ़ना था तुम्हें। उसने दूसरा सवाल भी पूछा, उसने कहा कि सर हमें वो समय बताइए जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हमारा वो समय बताइए जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, वो समय बताइए सर, वो समय बताइए। चलिए बताते हैं। इसने मेरे को क्वेश्चन में ये कहा कि सर व्हेन, टाइम हमें मालूम नहीं कितनी देर में, लेकिन हमारा टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया होगा। अच्छा, तो इन दैट केस टी की वैल्यू मैं 40 रख दूं यहां पर, तो ये बन जाएगा 40 माइनस 25, यानी यहां पर आ जाएगा बेटा 15, तो ये log 15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन में 10 है ही, लॉगरिदम 11 अपॉन में 15 भी है ही, इनटू में बेटा कौन है, टी है, तो टी हमारे पास ये रहा, और प्लस log 75 ये रहा। सर log 75 को अगर मैं इधर लेकर गया तो 15 5 जा 75 होता है, तो ये कटकर क्या बन जाएगा सर, log 5 बन जाएगा। ओके सर, और यहां पर 1 अपॉन में 10 हमारे पास log 11 बाई 15 चल रहा है। ओके सर, और इनटू में t चल रहा है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, t की वैल्यू हो जाएगी 10 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम 5, ओके, डिवाइडेड बाई लॉगरिदम 11 अपॉन में 15, ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ आ गया दोस्त, है ना? ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है
है ना। ओके, तो अब इसने मुझे कुछ वैल्यूज दिए क्या, देखो बेटा इसने log 11/15 की वैल्यू दी है और इसने log 5 की वैल्यू दी है, तो मैं दोनों की वैल्यू यूज कर लूंगा। तो इन दैट केस हमारे पास ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ -0.3101। कोई माइनस का साइन भी आने वाला था क्या? हैं जी सर 15, ये गलत कर दिए, ये गलत कर दिए, ये सर ये गलत है, ये देखो ना, ये log 1/5 आने वाला है। अच्छा, तो तब मैं जब इसे पलटूंगा तो बेटा ये माइनस के log 5 बन जाएगा log की प्रॉपर्टी से। अब वैल्यू को रखते हैं सर, हमें बताया गया ये माइनस के 10 है और इसकी वैल्यू माइनस के 3101 आ रही है, जबकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर log 11/15 की, नहीं इसकी वैल्यू 3101 आ रही है, इसकी वैल्यू है 1.6094, 1.6094 इसकी वैल्यू आ रही है। चलिए रखते हैं वापस, ये हो गया माइनस के 10 मल्टीप्लाई 1.6094, भाई फिर से पढ़ना पड़ेगा यार, 6094, अब 3101 आ रहा है नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 3101 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी वैल्यू भी बताएं कमेंट सेक्शन में, कैलकुलेशन तो छोड़ सकता हूं ना तुम्हारे लिए, है ना। दोगे कि नहीं दोगे, या सिर्फ देख के चले जाओगे? हैं पीवियंस, बताइए पीवियंस, आंसर दोगे कि नहीं दोगे कमेंट सेक्शन में, या चले जाओगे? गलत साबित करो मेरे को, कर देना, है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आपके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि डेफिनेट बेसिक सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखते हैं। सर ये मजा आ गया क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर क्वेश्चन करके, काफी लंबा सवाल था सर, मतलब भयानक सवाल लेकर आए हो एकदम। चलो देख लो बेटा, आखिरी सवाल है हमारा जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन के ऊपर। किसके ऊपर? जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन के ऊपर सवाल है। जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन में हम लोग कह रहे हैं कि सर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बेटा y को बोलते हैं एट दैट पॉइंट, बस इसने ये बोल दिया कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट एट द पॉइंट। अच्छा, द कर्व पासेस थ्रू 4 3, ये बाद में बात करेंगे, डिटर्मिनेट्स इक्वेशन। बेटा सेपरेट कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर dy के अपॉन में 2y आ जाएगा, और 2y क्यों, सिर्फ dy के अपॉन में y लेकर आइए, है ना, और 2 को बेटा उधर छोड़ दीजिए dx के साथ, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन। सो आप कहेंगे सर ये तो बन गया अपने पास log y बन गया, और ये हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ x प्लस सी हो गया। तो यहां से मैं y की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो ये नहीं, अभी इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं। मैं यहां से कहता हूं कि सर हमें इनिशियल कंडीशंस दी गई है, क्या दी गई है, हमें बोला गया है कि सर जब x की वैल्यू 4 थी तब हमारे पास y की वैल्यू 3 थी, है ना, 4 3 से पास कर रहा है। तो चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, और जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास log 3 जो होगा वो बराबर आ जाएगा 8 प्लस सी के बराबर आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, c की वैल्यू आ जाएगी log 3 माइनस 8 आ जाएगा। या फिर मैं अगर इसे और सेपरेट फॉर्म में, पहले मैं सेपरेट फॉर्म में ही लिखूं क्या, ये कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए, है ना। मैं सेपरेट फॉर्म में लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं पहले इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं। मैं कहता हूं सर y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस सी हो जाएगा। आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से बोल सकते हैं कि सर e की पावर 2x जो होगा ये मल्टीप्लाई ऐसे e की पावर c में स्प्लिट अप हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट e की पावर 2x हो जाएगा, जहां पर आप लिख देना वेयर k जो है वो सर e की पावर c कांस्टेंट के बराबर है, उससे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। ओके ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं सर, इसने बोला व्हेन x की वैल्यू 4 है उस वक्त y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो इन दैट केस आप कहेंगे कि सर y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और यहां पर हम लोग रख देंगे k मल्टीप्लाई e की पावर 8 हो जाएगा। तो सर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन में e की पावर 8 आ जाएगा। सो k की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू ई की पावर माइनस 8 हो जाएगा, हमें अपने आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना लें क्या, बना लो भाई।
हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा सर, पर्टिकुलर जो आर्बिट्री कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हो गई 3 इंटू ई की पावर -8, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 3 ई की पावर 2x हो रहा है। तो फाइनली आप इसे रीराइट कर सकते हैं कि सर ये 3 ई की पावर 2x माइनस 8 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो हमें रिक्वायर्ड था। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चा, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सर हर जगह पर इसको एक बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन मिल रहा है, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम हो, न्यूटन्स का कूलिंग प्रॉब्लम हो, रेडियो एक्टिव के डिके का प्रॉब्लम हो, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या आखिरी में हम लोगों ने इसे जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन में भी देखा कि टेंजेंट के स्लोप से रिलेटेड भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर उससे इक्वेशन बना रहे हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी में कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप चाहे तो आर डी शर्मा के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, और साथ ही आर एस अग्रवाल जैसी किताब अगर आप यूज कर रहे हैं आप उसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसे भी नहीं, या तो आर डी शर्मा या तो आर एस अग्रवाल, और आखिरी में डीपीपी तो आपको मिल ही रही है बेटा, वो तो करनी ही करनी है ना। सो ये था अपनी तरफ से भाई पूरा कैलकुलस का निचोड़। हमने शुरू बहुत जोर शोर से किया था और उतने ही जोर शोर से हम लोगों ने कैलकुलस को पूरा खत्म किया है। हर एक एंगल पे जाकर बात करिए बेटा। मैं मानता हूं कि यहां पर कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर सीबीएसई में ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों आप ये बात हमेशा याद रखना कि आगे जाकर अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या फिर आप कोई ऐसा एग्जामिनेशन क्रैक करने की सोचते हैं जहां पर आपको लगता है कि सर अपने को क्लास 12th और 11th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए थी, हम नहीं पढ़े हैं, तब आप बेटा गरियाओगे किसको, सीबीएसई को गरियाओगे। लेकिन उसी वक्त आप ये भी याद करोगे कि अखिल सर ने अपनी जिद पूरी करी और उन्होंने सब कुछ पढ़ाया जब पढ़ाने का टाइम था, तब सब कुछ पढ़ाया, ठीक है, बिना कुछ सोचे, चाहे कुछ भी हो बेटा। आप मेरे से नाराज हो सकते हो कि आपको लग रहा हो कि सर सीबीएसई में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ाए जा रहे हो, आप मेरे से नाराज हो सकते हो, लेकिन ये याद रखना बेटा, मैं तो ये जानता हूं ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता है, कभी भी लाइफ में कभी भी आपका पढ़ा हुआ अगर आपने उसे ईमानदारी से पढ़ा है तो वो कभी वेस्ट नहीं होता है। आपके शायद वो जिंदगी में काम ना आए, लेकिन पता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वो लेकर आएगा, वो कॉन्फिडेंस लेकर आएगा कि ये मेरे को मालूम है भाई, ये मेरे को मालूम है, तू बता रहा है मेरे को मालूम है पहले से हैं? वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बेटा, वही वो कॉन्फिडेंस हो सकता है आपको जिंदगी में थोड़ा आगे ले जाए। तो मेरा तो पर्सनल लेवल पे यही मानना है। और अगर आपको सिर्फ टिके रहना है सीबीएसई के हिसाब से तो भी मैं आपको कोई ऐसा मना नहीं करूंगा, आप सीबीएसई वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जाइए, और दूसरी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा यहां पर दे रहा हूं आपके हिसाब से, लेकिन वो किसी और के हिसाब से बहुत प्रीशियस कंटेंट का है, बहुत ज्यादा प्रीशियस। वो ये सोच रहा होगा कि सर ये पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन अचानक एक दिन उसके सामने वाला टॉपिक आ जाता है, अरे सर ने तो बता दिया, वाह मजा आ गया सर, आपने हमारा सोचकर, हमारा भी सोचकर ये किया, तो मैं उनका भी सोचकर कर रहा हूं। तो भाई बात अगर समझ में आ गई है तो ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपके क्लास 12 के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जरूरी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर मालूम है तो आप एक इंजीनियरिंग करने के लिए अगर जा रहे हैं, तो सपोज आप इंजीनियरिंग का फील्ड लेकर चल रहे हैं, तो उस दौरान ये आपके बहुत काम की चीजें होंगी, तब आप यही सोचोगे अरे सीबीएसई ने तो भाई हटा दिया था, हम काहे पढ़े, ये इंजीनियरिंग वाला हमसे काहे पूछ रहा है भाई, सीबीएसई ने तो हटा दिया तो हम तो नहीं बताएंगे जवाब। तो ये एटीट्यूड तब काम नहीं करेगा ना भाई, तब नहीं करेगा, तब तुम अटक जाओगे बीच में, ऐसे लटक जाओगे पेंडुलम की तरह, वो इधर से भगाएगा तुम इधर से भगाओगे, तो भागते ही रह जाओगे बेटा, हो कहीं नहीं पाएगा। तो मुद्दा अगर तुम लोगों को समझ में आ गया है दोस्त, तो करते जाइए, सब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मेरी तरफ से कैलकुलस यहां पर हो जाता है खत्म, और आप लोगों का जो डर है कैलकुलस को लेकर, मैं हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कोशिश की हो कि आप लोगों के मन से वो डर निकाला है। आप लोगों का जो खौफ था कैलकुलस को लेकर, मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं जितने तरीकों से आप लोगों को उस डर से सामना करवाना चाहता था, ताकि वो आप उस डर से लड़ें, आप उसको काबू पाने की कोशिश करें, वो मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। अब आपकी टर्न है कि बेटा आप उससे कितना डर रखते हैं,
कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, क्योंकि कैलकुलस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही काम करती है, हमेशा हमेशा लेवल तक प्रैक्टिस ही काम करती है। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। यहाँ कैलकुलस होता है खत्म। अब अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।